गाइस नमस्कार, मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, हमने पिछले लेक्चर में गाउस का नेम पढ़ा था और उसके एक एप्लीकेशन कर लिए थे। अब हम 3-4 एप्लीकेशन और बच रहे हैं, उसको भी नंबरिंग से करते हैं। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन। चलो तो देखो, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर्वप्रथम सभी हेडिंग डालेंगे। समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात जो पिछला वाला फर्स्ट एप्लीकेशन था उसमें खोखला गोला था, जबकि इसमें ठोस गोला है। ठीक है, और वो चालक है। तो देखो, एक सेकंड, ये पेन चल नहीं रहा। सर्वप्रथम देखो भाई, डायग्राम समझेंगे, उसके बाद में थ्योरी लिखेंगे। सर्वप्रथम तो देखो, ये एक चालक गोला है, ये कंप्लीट एक चालक गोला है। इसको जब आवेश देते हैं तो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, प्लस प्लस, यानी सभी जगह प्लस प्लस हो जाएगा। देखो, सभी जगह समान रूप से वितरित हो जाएगा, प्लस 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 प्लस। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो, बिंदु P पर होरिजन यानी बिंदु O से P पर हमें क्या याद करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ठीक है, और वो भी गाउस के नियम से। तो बिंदु P पर ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक दूरी है R, और गोले की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। तो R दूरी इससे ज़्यादा है। पृष्ठ पर होगा तो R बराबर होगा R, सेकंड केस होगा। और थर्ड केस क्या होगा? जब R की अर्थात अंदर पॉइंट होगा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे तो। ठीक है, तो थ्योरी लिखते हैं इसकी। देखो, जब किसी गोले को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इस चालक गोले के पृष्ठ पर एवं आंतरिक भाग में वितरित हो जाता है। यानी कि जब गोले को हम आवेश देते हैं ना, तो इसको या बाहर भी वितरित हो जाता है और अंदर भी वितरित हो जाता है। किंतु आंतरिक भाग में समान आवेश के कारण प्रतिबल लगता है। यानी कि जो आवेश अंदर प्लस प्लस होने के कारण इसमें रिपल्सन होता है, जिससे यह आवेश चालक गोले के बाहर के पृष्ठ, जिससे जो संपूर्ण आवेश है ना, इस चालक गोले की बाहर की सतह पर आ जाता है। एवं यह चालक गोला आवेशों के कारण खोखला हो जाता है, अर्थात जो अंदर आवेश होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए यह आवेशित गोला गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। गोलीय कोश यानी खोखले गोले की भांति व्यवहार करता है। देखो, इसका मैथमेटिकल पार्ट करेंगे। माना चित्र अनुसार R त्रिज्या का एक चालक गोला पर विचार करते हैं। इसको सर्वप्रथम आवेश क्यों दिया जाता है? तो यह आवेश इस चालक गोले के संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी ऊपर तो अंदर भी हो रहा था बाहर, लेकिन अंदर प्लस प्लस होने के कारण सारा जो आवेश है वो बाहर आ जाता है। इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। अब यहाँ पर इसके 3 स्थितियाँ, 3 केस हो जाएंगे। पहला केस क्या होगा? जब बिंदु P चालक गोले के बाहर स्थित हो, जब R की वैल्यू ज़्यादा हो कैपिटल R से। सेकंड केस क्या होगा भाई? जब P चालक गोले के अंदर स्थित हो, अर्थात चालक गोले के अंदर का केस हो जाएगा। और थर्ड केस क्या होगा? इसको या तो इसको सेकंड दे, इसको थर्ड दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। ठीक है, जब P चालक पृष्ठ के स्थित हो, यानी चालक पर पृष्ठ पर स्थित होगा तो R बराबर कैपिटल R होगा, स्मॉल r बराबर। ठीक है, तो पहला केस कौन सा लेते हैं? जब बिंदु P चालक गोले के बाहर स्थित हो, सभी हेडिंग डाल लेंगे। जब बिंदु P चालक गोले के बाहर स्थित हो, तो क्या शर्त होगी इसकी? देखो, ये हमारे पास ठोस गोला है, इसको आवेश दिया तो ये समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बाहर निकालना है बिंदु P पर। P बिंदु ये है। ठीक है, और इसके लिए R त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखो, ये गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा कंप्लीट। मैं डैश डैश दिखा देता हूँ इसको आपको।
ठीक है भाई। और देखो एक बार, और इसमें जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो ई वेक्टर इधर होगी, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो डी एस वेक्टर होगा ये भी सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों। यहाँ पर एक अल्पांश भाग ले लेते हैं डी एस, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करके और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर ये संपूर्ण गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर बिंदु पर निकल के आ जाएगी, ठीक है भाई। चलो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। माना बिंदु P चालक गोले के बाहर स्थित है। बिंदु P पर ई वेक्टर अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यानी कि एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश क्या होगा, प्लस क्यू, ठीक है। गाउसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश ds ले लेते, एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लेंगे ds, उसके कारण विद्युत फ्लक्स, ये निर्गत फ्लक्स देखो क्या होगी, जिससे निर्गत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। डॉट को हटाएंगे तो कोस थीटा और जबकि हमें पता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम में है तो थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1। ये वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी d5 बराबर ई ds। इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद में देखो, संपूर्ण गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स d5, अल्पांश के कारण निकाल लिया ऊपर निर्गत फ्लक्स, ठीक है। अब संपूर्ण के लिए लेंगे ना तो इसका क्या कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो इंटीग्रेशन कर दिया, अब यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू पुट करने पर, ठीक है भाई। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट करने पर समीकरण 1 से ये आ गई, फर्स्ट की वैल्यू पुट करने पर ई को बाहर ले लेंगे कांस्टेंट, ठीक है, ds वेक्टर। अब देखो गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ये याद रखना है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि जो गाउसियन पृष्ठ है ना उसकी रेडियस क्या है, O से r दूरी पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 बराबर ई 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो गाउस के नियम से। गाउस के नियम क्या कहता है कि जो घिरे हुए टोटल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये गाउस का नियम हमने सर्वप्रथम पढ़ा था। उससे अब इस पर टोटल आवेश कितना होगा, समेशन क्यू बराबर कितना होगा, प्लस क्यू, हमने ऊपर पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन, इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड से इसमें फाई दोनों बराबर हैं, यानी निर्गत फ्लक्स फाई LHS में फाई और इधर भी LHS में फाई, तो दोनों को बराबर रखने के बाद देखो भाई ई 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे जाएगी टर्म 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसको हम जानते हैं k बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो k की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा KQ अपॉन r स्क्वायर। ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, तो रो बराबर क्या होता है Q अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और Q की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये Q की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो समीकरण 4 में मान रखने पर 4 पाई r स्क्वायर रो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा रो r स्क्वायर एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर। ये आ गई फाइनल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद में देखो एक कंडीशन निकल के आएगी कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, पर
व्युत्क्रम अनुपात क्या है 1/r² की। ठीक है, तो देखो अतः स्पष्ट है कि चालक गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा, और जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा वैसे वैसे आर की दूरी का मान बढ़ेगा। ठीक है, देखो अब इसमें यह लगा सकते हैं कि आर घटेगी तो ई की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, सेकंड केस क्या होगा, जब बिंदु P चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। जब बिंदु P चालक गोले के पृष्ठ पर होगा तो कैपिटल R बराबर R, इसी स्थिति में रख देंगे, पूरा डेरिवेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन 5 में जब रखेंगे तो KQ/R² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो समीकरण 6 में जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में थी, ये थी ρr²/ε0r²। तो हमें पृष्ठ पर ले रहे हैं तो r बराबर क्या ले रहे हैं हम r, तो यहाँ पर r² रखेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी ρ/ε0। ओके, अब तीसरा केस लेंगे। देखो जब बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित हो, चालक गोले के अंदर स्थित होगा P, तब क्या केस होगा। देखो ये गोला है, देखो ये तो बिंदु P है, मेन गोला है ये R त्रिज्या का। देखो मैं एक बार दर्शा देता हूँ, R त्रिज्या का, यहाँ से यहाँ तक कितनी है R त्रिज्या, और हमें बिंदु इस पर निकालना है। यहाँ पर एक अल्पांश पृष्ठीय ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी है R दूरी है, उसमें टोटल आवेश कितना है 0 है। ठीक है, देखो थ्योरी पढ़ेंगे। माना बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित है, माना कि P पॉइंट है ना चालक गोले के अंदर स्थित है। बिंदु P पर ई वेक्टर याद करने के लिए O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर दे, सेम ऊपर वाले की तरह, जिसके द्वारा परिबद्ध आवेश शून्य होता है। यानी जो घिरे हुए आवेश है ना वो टोटल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि सभी पृष्ठ पर आ गए तो अंदर है नहीं तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि संपूर्ण चालक गोले के पृष्ठ पर, यानी आवेश जो होता है वो चालक गोले के पृष्ठ पर होता है संपूर्ण। ठीक है, अर्थात समेशन Q बराबर 0 हो जाएगा। गाउस के नियम से फाई बराबर समेशन Q/ε0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर निर्गत फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, देखो आगे विद्युत फ्लक्स से, विद्युत फ्लक्स क्या होता है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर फाई, फाई क्या है यहाँ पर 0 है, तो 0 ऊपर से रख दिया इसको, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अंदर आएगी ना वो क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ तो है ही, पृष्ठ का मान थोड़ी 0 होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा 0 होगा। अतः चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, क्या होती है 0 होती है। अब इसके बाद में इस तीनों जो हमें केस लिए हैं उनको हम ग्राफ निरूपण यानी कि ग्राफ के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। देखो ग्राफ निरूपण, जब R की वैल्यू ज़्यादा हो यानी बाहर स्थित बिंदु हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये हो गया। जब पृष्ठ पर हो तो कांस्टेंट होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जब अंदर हो तो 0 होती है। तो इसको किस प्रकार दर्शाएंगे, देखो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये है R दूरी। अब सर्वप्रथम अंदर देखो, अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, ठीक है। पृष्ठ ये है R बराबर R, इस पर क्या है कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और इसके बाद में एक्सपोनेंशियली यानी कि जब डीके होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कम होती जाएगी, जो बाहर स्थित
बाहर स्थित बिंदु को डिनोट कर रही है। ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफी निरूपण। ये पूरा टॉपिक समझ में आया। सर्वप्रथम तो बाहर स्थित बिंदु पर, फिर पृष्ठ पर और फिर अंदर स्थित बिंदु पर समरूप चालक आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने इस टॉपिक में कवर कर लिया है। ठीक है भाई, दैट इज क्लियर? यस, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अनंत विस्तार के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या अनंत लंबाई के तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस प्रकार होगी, देखिए। सर्वप्रथम तो हम डायग्राम समझते हैं, फिर इसकी लिखते हैं थ्योरी। देखो, यह अनंत लंबाई का तार है, यहाँ से इसका हमने एक टुकड़ा ले लिया ए बी, ए और बी, ए और बी। ठीक है, अब इस पर समान रूप से क्यों आवेश वितरित कर दिया, जो इस पर समान रूप से वितरित हो गया प्लस प्लस। ठीक है, इस पर दो अल्पांश ले लिए डायरेक्शन याद करने के लिए, A1 और दूसरा A2। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये मिड पॉइंट है, ओरिजिन 0। ठीक है, इन अल्पांशों की जो लंबाई होगी DL होगी और इस तार की लंबाई होगी वो L होगी, जो ये दर्शा चुके हैं L होगी। ठीक है, अब देखो इससे R दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ से अब देखो, यहाँ से इसको मिलाएंगे बिंदु P पर और इसको मिलाएंगे बिंदु P पर, तो यहाँ से बना हुआ कोण क्या होगा, थीटा। यहाँ से बना हुआ कोण थीटा। अब इसके डायरेक्शन क्या होगी, देखो डी की क्या होगी, देखो एक बार मैं बता देता हूँ। देखो, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी डी डैश और इसके कारण होगी डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब घटक लेंगे ना तो ये तो आ जाएगा साइन वाला घटक, इस कारण, किसके कारण, डी के कारण, और नीचे वाला आ जाएगा डी साइन थीटा, इसके कारण। और ये जो सेम घटक है ना, ये तो इसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी समान है और सेम डायरेक्शन है, तो ये दोनों घटक इसमें जुड़ जाएंगे। जबकि ये साइन वाले घटक क्या हैं, मैग्नीट्यूड में तो समान है, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है ना वो एक दूसरे क्या है, विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो चलो इसकी एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। मानचित्र अनुसार एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के अल्पांश AB पर विचार करते हैं, जिसकी लंबाई है L। जब इसे आवेश दिया जाता है तो इस चालक तार पर समान रूप से वितरित हो जाता है। देखो, संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे चालक तार पर लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व उत्पन्न होता है। इस चालक तार के केंद्र बिंदु O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है। दिशा याद करने के लिए O से समान दूरी पर दो अल्पांश लेते हैं, A1 और दूसरा A2। ठीक है, जिनकी लंबाई DL है। इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D होती है। इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो अल्पांश ही होगी, DE होगी। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE का समांतर घटक इन कोस थीटा वाला घटक क्या होगा, समान होगा। देखो मैं ये लिख देता हूँ, DE कोस थीटा एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, जबकि लंबवत घटक DE साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, यानी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। अतः स्पष्ट है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है ना वो लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, देखो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण याद करने के लिए R त्रिज्या व L लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इन जो भी हम एप्लीकेशन में जो मैथमेटिकल पार्ट सोल्व कर रहे हैं तो उसमें एक बेलनाकार, यानी उसमें तो गोलाकार लिया था। ठीक है, अब इसमें L लंबाई का है तो क्या ले रहे हैं, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। देखो, इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का
अक्ष स्वयं रेखीय चालक तार होता है। जो अक्ष होती है ना, उस खुद जो चालक तार है ना, वो ही होता है। इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश इन टोटल आवेश कितना होगा, लैम्बडा एल। ये क्यों होगा, देखो हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है लैम्बडा एल, यानी समेशन क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो इस समेशन क्यू एन टोटल घिरे हुए आवेश निकालेंगे तो ये इसी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, होता है। इस गाउसियन पृष्ठ को 3 पृष्ठों S1, S2 और S3 में विभक्त कर लेते हैं फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, देखो किस प्रकार करेंगे। इन पृष्ठों, देखो इन पृष्ठों पर क्षेत्रफल अल्पांश ds लेते हैं। इन पृष्ठों से जो निर्गत फ्लक्स होगी है ना, वो φ1, φ2 और φ3 होगी। ठीक है, और संपूर्ण के कारण होगी तो निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी। इसको मान लेंगे हम। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम से समझेंगे। ये तो तार है अनंत लंबाई का, जिसमें एक टुकड़ा ले लिया ए बी, ये ए बी। आवेश दिया जो समान रूप से वितरित है प्लस प्लस पूरे पर। मिड पॉइंट है ओ। ठीक है, अब यहाँ पर 3 पृष्ठ ले लेते हैं। सर्वप्रथम तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बना दिया। देखो यहाँ पर, ये मैं थोड़ा डिनोट कर देता हूँ इसे। यहाँ बना दिया ये गाउसियन पृष्ठ, और इसके बाद में ले लेते हैं 3 अल्पांश पृष्ठ। एक तो ये ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं ये, और तीसरा। अब इस पृष्ठ में जो पृष्ठ की डायरेक्शन क्या होगी, अल्पांश पृष्ठ की सेम होगी, इसमें तो 0 डिग्री आ जाएगा। और इन दोनों में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इधर है और पृष्ठ की इधर है, ये इधर है, तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद में इसके पृष्ठ की तो इधर है डायरेक्शन, नीचे की तरफ परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर है, इधर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही लग रहा है तार के, और जो पृष्ठ है इसकी तो सेम डायरेक्शन है, इसकी विपरीत और इसकी विपरीत। देखो अब इसको सोल्व करते हैं। निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगी, फाई पृष्ठ S1 से निकलने वाली फ्लक्स S2 से और S3 से, सभी को जोड़ देंगे। फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। टोटल ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन S1 पृष्ठ के कारण, S2 पृष्ठ के कारण और S3 पृष्ठ के कारण। अब देखो S1 पृष्ठ पर जो थीटा है 90 है, और S2 पृष्ठ पर जो ई वेक्टर और ds वेक्टर की जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बनेगा, और S3 पृष्ठ पर तीनों पैरेलल है तो ये थीटा बराबर 0 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में देखो ऊपर इक्वेशन में रखेंगे, जैसे फाई बराबर S1 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S2 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस तीसरा पृष्ठ क्या होगा, S3 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, कोस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं, देखो मैं एक बार बता देता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ठीक है, तब कोस थीटा की इसमें तो 90 रख देंगे, S1 पृष्ठ है, दूसरे में 90 और तीसरे में 0 डिग्री, तो इनकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये वैल्यू फाइंड आउट हमें प्राप्त होगी, जबकि ये तो दोनों 0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे तो ई को बाहर निकाल लेंगे, और हम जानते हैं बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, 2πrl होता है। क्या होता है, 2πrl। इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखो रखने के बाद निर्गत फ्लक्स ये प्राप्त हो जाएगी। हम जानते गाउस का नियम से जो घिरे हुए आवेश और अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये क्या होता है,
गाउस का नियम होता है। तो इस पर जो फ्लक्स की दोनों को देखो, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्बडा अपॉन समेशन क्यू अपॉन एल। अब यहाँ समेशन क्यू की वैल्यू निकालेंगे, समेशन क्यू तो एल इंटू लैम्बडा, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ये रखने के बाद देखो ये आ जाएगी लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद में इक्वेशन फर्स्ट व 2 को बराबर रख सकते हैं, फाई के बराबर, दोनों फाई के बराबर है तो दोनों को रख सकते हैं। रखने के बाद देखो भाई, ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इसको नीचे ले जाएंगे टर्म को, ठीक है, तो ये अपॉन में चल जाएगी। अब इसके बाद में 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पर के लिख सकते हैं और के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। देखो एक सेकेंड, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई 2k लैम्बडा अपॉन आर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर जो ये भी कांस्टेंट है 2 और के भी कांस्टेंट है और लैम्बडा भी कांस्टेंट है, तीनों टर्म कांस्टेंट, तो इसे ई को समानुपाती 1/r के लिख सकते हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो दूरी का मान क्या होगा, कम होगा। दूरी का यानी जब पास लेंगे ना अनंत लंबाई के चालक तार के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, लेकिन जब दूर लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ठीक है, आगे इसको ग्राफ ही निरूपण करेंगे। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आर, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू देखो यहाँ पर ये कम होती जा रही है, कम, देखो जैसे जैसे जैसे। ठीक है, ये आ गए। इसके बाद में हाँ, ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व की समानुपाती है, तो ये जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है, देखो 1 है तो इसकी भी यहाँ पर 1 ही होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 है, देखो इसकी 2 है तो इसकी भी 2 होगी। एंड जैसे जैसे ई की वैल्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही लैम्बडा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हो गया अनंत लंबाई के आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब हम फोर्थ केस ले रहे हैं, अनंत लंबाई के आवेशित अचालक पट्टिका या प्लेट भी कह सकते हैं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। सर्वप्रथम हमने केस किया था खोखले गोले के कारण, दूसरा चालक गोले यानी ठोस गोले के कारण, तीसरा अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फोर्थ ले रहे हैं अनंत लंबाई के आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर्वप्रथम अचालक पट्टिका अनंत लंबाई की ले लेते हैं। देखो ये डैश डैश अनंत लंबाई की जा रही है, इसका एक भाग ले लेते हैं ए बी सी डी, अनंत लंबाई की चालक पट्टिका का अचालक पट्टिका का एक भाग ले लेते हैं, जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर समान रूप से वितरित हो जाता है, प्लस प्लस। ठीक है भाई, अब इसका एक छोटा सा भाग ले लेते हैं डायरेक्शन याद करने के लिए। A1 मान लिया, ए मान लो, दूसरे को बी मान लो या A1 मान लो, इसे तो देखो A1 मान लो, इसे A2 मान लो, ये दूसरा भाग ले लिया। ठीक है भाई, ये होरिजन हो गया ओ बिंदु बीच का। अब देखो इसे आर दूरी पर बिंदु P पर हमें क्या याद करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इन अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो होगी डी इधर, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो होगी डी इधर। इनके बीच में
बना कोण थीटा, इनके बीच में बना कोण थीटा, इनके बीच में थीटा कोण बनेगा। ठीक है भाई। इसके बाद में इसके लेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी घटक लेंगे तो ये लेंगे डी साइन थीटा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा इसके कारण, यानी कि कोस थीटा वाला दोनों घटक डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। साइन थीटा वाले घटक में मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन विपरीत, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वही कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, थ्योरी लिखते हैं। माना चित्र अनुसार एक अनंत लंबाई की आवेशित अचालक पट्टिका का क्षेत्रफल ABCD पर एक विचार करते हैं, यानी ABCD लेते हैं। कि थ्योरी बिल्कुल रटनी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं डायग्राम को समझ के। देखो, जब इसे धनात्मक आवेश दिया जाता है तो यह आवेश अचालक पट्टिका के संपूर्ण क्षेत्रफल पर आंतरिक रूप से वितरित हो जाता है, यानी इसके अंदर तक वितरित हो जाता है, क्योंकि अचालक पट्टिका है। चालक होती तो बाहर आ जाता, लेकिन अचालक है इसलिए अंदर वितरित हो जाता है, जिससे इस पृष्ठ पर आवेश घनत्व रो उत्पन्न हो जाता है। अचालक पट्टिका के बिंदु O से लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा याद करने के लिए हमें एक अल्पांश, एक तो A1 ले लेते हैं और दूसरा A2 ले लेते हैं। देखो, दिशा याद करने के लिए बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश, एक तो A1 और एक A2 पर विचार करते हैं, जिनका क्षेत्रफल दोनों का सेम है ds। इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE होती है, यानी डायरेक्शन लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, dE होगी। सिंपल है ये तो, ऊपर हमने हर में किया है ये। बिंदु P पर dE का समांतर घटक dE कोस थीटा एक दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जबकि लंबवत घटक एक दूसरे की, यानी इनका मैग्नीट्यूड तो समान है लेकिन डायरेक्शन विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं या निरस्त हो जाते हैं। देखो, इससे स्पष्ट होता है कि आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है। इससे क्या पता चलता है कि जो दिशा है ना वो बाहर की ओर होती है। अब इसके बाद में देखो, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम याद करने के लिए 2r लंबाई व S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सिंपल ऊपर वाले की तरह 2r, यानी कि अभी देखो नीचे डायग्राम में थोड़ा समझ में आएगा, जिसके द्वारा घेरा गया आवेश क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, समेशन Q/S। ठीक है, तो ऐसे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, समेशन Q/ρS। ठीक है, यहाँ से निकला, ये डायरेक्ट लिख दिया टर्म को। इस गाउसियन पृष्ठ पर 3 पृष्ठ होते हैं, S1, S2, S3, सेम ऊपर वाले की तरह, जिससे निर्गत फ्लक्स क्या होगा, φ1, φ2 और φ3 है। देखो तब ये अचालक पट्टिका है हमारे पास, ये ABCD। ठीक है, एक सेकेंड, ABCD। अब यहाँ से बिंदु है O, यहाँ से R दूरी पर और यहाँ से R दूरी पर, तो यानी कि 2r दूरी पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखो, ये गाउसियन पृष्ठ, मैं एक बार थोड़ा दर्शा देता हूँ, डॉट डॉट, ये गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, इसका एक भाग तो ये A1 है अल्पांश और A2 है, जिस दो डायरेक्शन निकालने में काम आए थे ऊपर। ठीक है, अब इस पृष्ठ के 3 भाग होते हैं। 3 कौन कौन से, सर्व वाला तो ये एक ले लो, इसमें विद्युत क्षेत्र और जो सरफेस है दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसमें विद्युत क्षेत्र की तो इधर है और सरफेस की इधर है, यानी दोनों के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है भाई। तीसरा, ये पृष्ठ है, इसमें विद्युत क्षेत्र इधर है और सरफेस भी इधर है, तो इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, देखो आगे। अतः बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई हो, तो
यानी बेलनाकार गाउस पृष्ठ है ना, उससे निर्गत फ्लक्स जैसे S1 से निकलेगी φ1, S2 से φ2 और S3 से φ3। ठीक है, तो टोटल को जोड़ देंगे ऊपर वाले की तरह। फ्लक्स की वैल्यू लिख लेंगे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिख देंगे सेम ऐसे कैसे। इसके बाद में डायग्राम से S1 पृष्ठ समांतर है दोनों 0 डिग्री, ये भी समांतर है 0 डिग्री, जबकि तीसरा पृष्ठ है ना वो है 90 डिग्री। वो क्या है 90 डिग्री लंबवत। तो इसमें कोस 0 इसकी वैल्यू प्राप्त होगी बराबर 1, इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 1 और कोस 90 इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 0। ठीक है भाई, तो ये दो टर्म आ गई, एक तो ये एक ये डायरेक्ट आ गई S1 पृष्ठ S2 पृष्ठ के कारण। बेलन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लिया S मान लिया। ठीक है, तो दोनों का ES दोनों क्या आ जाएंगे 5 बराबर 2ES। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, निर्गत फ्लक्स आगे 2ES गाउस के नियम से वो गिरे हुए आवेश अपॉन एप्सिलॉन नोड। ठीक है, यहां से ऊपर वाले की तरह मन पहले बता दे पृष्ठीय आवेश घनत्व है समेशन Q अपॉन S, तो समेशन Q आ जाएगा रो S, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर जैसे ये रख दी। ठीक है, ये डायरेक्ट रख दी, ये समझ लेंगे थोड़ा। समीकरण 1 और 2 को बराबर रखने पर ये प्राप्त हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट की जो तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, अर्थात ये कांस्टेंट टर्म आ गई हमारे पास। रो का मान भी कांस्टेंट होगा और 2 कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है। ठीक है, देखो इसके बाद में इसका करते हैं ग्राफीय निरूपण। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और रो इधर है, पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों समानुपाती है, तो इस प्रकार जाएगा ग्राफ। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट है तो दूरी पर निर्भर कर नहीं रही है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इस प्रकार यानी कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये हो गया ग्राफीय निरूपण। तो प्यारे स्टूडेंटों, हमने आज 3 टॉपिक बात की है। पहला तो कल तो हमने की थी एक खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जबकि आज हमने की एक तो ठोस गोला चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सेकंड पॉइंट क्या है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा पॉइंट है कि अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इनमें से एक एग्जाम में जरूर आता है और इनमें से 2 केस और हैं, यानी अचालक तो चालक प्लेट का भी ले सकते हैं, उनमें स्पेशल केस है वो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वो हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों आप समझे होंगे 3 टॉपिकों को। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार पावरफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक हर बार की तरह वापस आकर बहुत बहुत धन्यवाद।